को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे, तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और आईएएस आईपीएस के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है, उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। आईक्यू अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसफर बनना हो तो बहुत अच्छे आईक्यू के बिना नहीं बन सकते। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 140 के बीच में अगर आईक्यू है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों का 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुने आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में एक बार पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास, उसमें बैठा हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम। मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो। ये सो रहा है आराम से। तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। ये करता ही नहीं था। हालत ये हो गई कि स्कूल ने कहा कि भाई ये चल नहीं पाएगा। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का आईक्यू आईक्यू निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था, बिठाया था पहली क्लास में। आप बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा आईक्यू तो क्या करे, किसी किसी का होता है। और आईक्यू में दिक्कत यह है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना? तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका आईक्यू बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो आईक्यू चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं, 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी देके गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई,
आईक्यू कितना रहा होगा? उस समय आईक्यू टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। तो जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और पीएम क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका आईक्यू बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का। पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूं, वो कह रहे नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद है कि वाह यार क्या आदमी है। तो एक चीज सफलता में आईक्यू है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब आईक्यू से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट, ये क्या चीज होती है? कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक इथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, ना कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से भी रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है, इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जरा सा कुछ हो और खटाक से आंसू निकलने लग जाते हैं? हाथ खड़ा करो, शर्मा मत, एकदम शर्माने का कोई मामला है नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है और ये नौटंकी करते करते घूम रहे हैं कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को कहां दर्द होता है? कल मुझे एक वरिष्ठ महिला से बात हो रही थी, उनकी उम्र 60 साल के आसपास है, कहीं मैं गया हुआ था, वहां वो भी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बेटा है वो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो आज वो, उसे पता होता कि आप आने वाले, मैं उसको लेके आती, आज वो आया नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, ऐसा क्या है। तो बोली बड़ा मजबूत बच्चा है, कभी रोता नहीं है। अब मुझे लगा मैं ज्ञान दूं या ना दूं इस समय, क्योंकि अब आप शादी ब्याह में जाके ज्ञान देने लगे, लोग फिर ना भगा देते हैं वहां से। और खाना भी नहीं खाया था उस समय तक मैंने, बिना खाना खाए भगा देते तो बड़ा नुकसान हो जाता। शादी ब्याह में आदमी क्यों जाता है बेसिकली? दूल्हा दुल्हन कौन देखता है वहां पर? उन्हें कोई पूछता तक नहीं उनको, तो वो तो हम तो पहचानते भी नहीं कौन दूल्हा कौन दुल्हन है, नाम भी नहीं याद रहता है, खाना खाना याद रहता है क्या क्या था खाने में। तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के कहा कि जी अच्छी बात है। बोली मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत मजबूत बच्चा है, कभी नहीं रोता है। तो मतलब मैंने अंत में जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कभी रोए भी तो तनाव मत लीजिएगा, ऐसा क्या है। तो उनको लगा कि ये तो विचलन हो रहा है। उनका ना बहुत स्ट्रांग है। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द। सबको होता है, पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या।
उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में। भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे दो बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब तो भाई साहब क्या करें। धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं मैं, किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहे, नहीं, आपके पापा भी वैसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा। दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं हैं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई, पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर रो लो यार, ऐसा क्या है। लाइफ इन ए मेट्रो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक लड़की ऐसी ही स्थिति में थी, ना कह सकती है किसी से, ना गुस्सा कर सकती है, ना बोल सकती है, ना रो सकती है। तो अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो इरफान खान उस फिल्म में थे। इरफान खान उसको ले गया टंकी के ऊपर, पानी की टंकी थी, छत्ती पता नहीं क्या था, कुछ था। वो बोला कि चिल्ला के रो यहां पर। दो चार बार तो नहीं कर पाते, फिर वो चिल्ला के रोती है, जोर से चिल्लाती है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और एक बार रो लेती है और उसके बाद महसूस करती है कि इतना हल्का तो मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। इतनी सारी गांठें जो मन के अंदर थी, गिरहें जो मन के अंदर बन गई थी, उनसे मुक्त भी तो होना है।